Hello students, I welcome you all in the class of chemistry. We have completed lesson 2 atomic structure and we have learned that an atom is made up of three fundamental particles: electron, proton and neutron. Out of these three particles, proton and neutron are present inside the nucleus, whereas electrons are present outside the nucleus in orbitals. राइट अब ये ऑर्बिटल्स कहाँ होती हैं, उसके लिए हम एक लाइन में इस चीज़ को समझ लेते हैं कि एक एटम है, एटम में न्यूक्लियस के बाहर शेल्स प्रेजेंट होती हैं. राइट शेल्स पढ़ी थी आपने, कौन कौन सी शेल्स हैं? के, एल, एम एंड सो ऑन. के शेल जो होती है वो फर्स्ट शेल होती है, एल सेकेंड शेल है और एम थर्ड शेल है एंड सो ऑन. और शेल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है ये स्मॉल एन. यानी हमने जो क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं उसमें जो हमने पहला क्वांटम नंबर पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल की इंफॉर्मेशन देता है. Quantum numbers are basically described as a set of four identification numbers which gives complete information about electrons. Right? Complete information में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, वो कौन सी शेल में हैं, उनके साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड है, जो ऑर्बिटल्स आ रही हैं जिनमें वो प्रेजेंट है उन ऑर्बिटल्स का शेप क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉन की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें क्वांटम नंबर्स प्रोवाइड करते हैं. तो पहला क्वांटम नंबर जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द बेसिकली द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी वो किस शेल के अंदर प्रेजेंट है. तो एन बेसिकली शेल्स बता रहा है. अब इन शेल्स के अंदर सब शेल्स होती हैं, शेल्स के अंदर सब शेल्स प्रेजेंट होती हैं. सब शेल्स कौन कौन सी हैं? एस, पी, डी, एफ. अभी तक जितने भी एलिमेंट्स नोन हैं 118 एलिमेंट्स, उसमें सिर्फ 4 सबशेल्स की बात हुई है, एस, पी, डी, एफ. ये स्पेक्ट्रल टर्म कहलाते हैं. राइट आगे अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर होता है तो एक न्यू सबशेल भी आएगी और उसके लिए लेटर पहले ही सोच के रखा गया है कि उन सबशेल्स को स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाएगा. तो एटम के अंदर शेल्स, शेल के अंदर सबशेल्स और सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होती हैं. और बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. राइट हर सबशेल की अपनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की. जैसे एस सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी की बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन है, डी की बात करें तो इट कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन एंड एफ कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स. अब हमें जो आज बात करनी है वो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स बात करनी है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं. कि एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक एटम के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं से 10, 12, 14 या फिर 40, तो उनको हम अलग अलग ऑर्बिटल्स में किस तरह से फिल करेंगे, यानी उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ SPDF कैसे लिखेंगे, हमें उसी को ही सीखना है. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो बेसिकली हम कह सकते हैं ये एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का इन वेरियस एनर्जी शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स. यानी जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन हैं हम उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें अमंग द वेरियस एनर्जी शेल्स, और फिर शेल्स के अंदर सबशेल्स और उसके अंदर ऑर्बिटल्स है. तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन रिसाइड करते हैं वो एक ऑर्बिटल में ही करते हैं. और एक रूल आपको पढ़ाया गया था, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विद ऑपोजिट स्पिन्स. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए हमें कुछ रूल्स देखना पड़ेंगे कि वो रूल्स क्या हैं. अगर हमें वो रूल्स अच्छे से क्लियर हैं तो हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. अगर आपको सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना नहीं आते हैं तो आगे जाके आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स गलत कर सकते हैं या प्रॉबेबली आपको समझ में नहीं आएंगी. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना इस स्टेज पे बहुत ज़रूरी है. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें कुछ रूल्स बताए गए थे, हम पहले कर चुके हैं क्लासेस में. हम जल्दी से उन्हीं रूल्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. पहला रूल है ऑफ बाउ प्रिंसिपल.
ऑफबाउ प्रिंसिपल किसने दिया था? ये प्रिंसिपल नील बोर ने दिया था। ऑफबाउ को हम बोलते हैं, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। अब यहाँ पे बिल्डिंग अप या क्या बिल्ड हो रहा है, तो जिस तरह से एक बिल्डिंग बन रही होती है तो उसमें ब्रिक्स लगाए जाते हैं, तो यहाँ जो हम बिल्डिंग अप की बात करते हैं, यहाँ पे हम सिंपली कहते हैं कि एक एटम किस तरह से बिल्टअप हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से फिल हुए हैं। तो ऑफबाउ प्रिंसिपल जो है वो क्या बात करता है, वो ये कहता है कि जो लोअर एनर्जी की सबशेल्स होंगी, इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ जाएंगे और जब वो कंप्लीटली फिल हो जाएंगी तब इलेक्ट्रॉन आगे की सबशेल्स में मूव करेंगे। ठीक है, लोअर एनर्जी की सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो हायर एनर्जी वाली जो सबशेल्स होंगी उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट होती है। दिस इज ऑफबाउ प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल है N+L रूल, जो बेसिकली ऑफबाउ प्रिंसिपल से ही रहा है। क्या है ये N+L रूल? इट इज़ यूज टू कंपेयर द एनर्जीज ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। अगर दो ऑर्बिटल्स हमें दे रखी हैं, सपोज हमें दे रखा है 2s और 2p, और अगर हमसे पूछा जाए इसमें से किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो हम ऑफबाउ प्रिंसिपल से भी इस चीज़ को बता सकते हैं और N+L रूल को अप्लाई करके भी हम बता सकते हैं कि 2s और 2p में से किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। N+L में n क्या है, तो n जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को और L रिप्रेजेंट करता है एजाइमुथल क्वांटम नंबर को। हम दोनों को सम कर लेंगे और उसके बाद हम बता देंगे, दोनों को मीन्स n की वैल्यू और L की वैल्यू को सम कर लेंगे और उसके बाद हम बता देंगे कि दैट विच ऑर्बिटल इज ऑफ लोअर एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल 2s और 2p में अगर हमें बताना हो कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर है या किसकी हायर है, तो हम N+L रूल से कैसे बताएंगे? ये जो नोटेशन लिखा हुआ है 2s, इसमें जो 2 है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? तो ये n की वैल्यू हो जाएगी। L क्या है? एजाइमुथल क्वांटम नंबर। अलग अलग सबशेल्स के लिए अलग अलग L की वैल्यूज आती हैं। हमने करा था कि अगर S सबशेल है तो L की वैल्यू 0 होगी, P के लिए L की वैल्यू 1, D के लिए 2 एंड F के लिए 3। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? 2s, तो ये 2 हमारा n हो गया और जो s है, ठीक है, एजाइमुथल क्वांटम नंबर यानी कि शेप ऑफ द ऑर्बिटल की बात हो रही है, उसके लिए जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0। तो n की वैल्यू 2 है और s के लिए होता है 0, तो N+L के हिसाब से जो सम आ रहा है वो आ रहा है 2 + 0 = 2। ऐसे ही हम 2p में कर लेते हैं। n की वैल्यू क्या आ रही है? 2, और जो ऑर्बिटल है, ये जो सबशेल है वो है p, ठीक है, और p के लिए जो l की वैल्यू होगी वो होगी 1, तो 2 + 1 = 3। ठीक, दोनों को हमने सम कर लिया। अब इसमें जिसकी N+L वैल्यू कम है, लोअर द वैल्यू ऑफ N+L, लोअर विल बी द एनर्जी। तो लोअर वैल्यू किसकी आ रही है? 2s की, और 3 जो है वो हायर है। तो किसकी एनर्जी कम होगी? 2s की एनर्जी 2p से कम होगी। और ऑफबाउ प्रिंसिपल यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले जो लोअर एनर्जी की सबशेल्स हैं उसमें पहले जाएंगे, यानी अगर हमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना होगी तो 2s में पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 2p में बाद में फिल होंगे। तो N+L रूल कोई अलग से रूल नहीं है, ये बेसिकली एक तरह से देखें तो ऑफबाउ प्रिंसिपल का ही पार्ट है। ऑफबाउ प्रिंसिपल भी यही बात कह रहा है, N+L रूल भी यही बात कह रहा है। लेकिन फिर भी अगर हमसे पूछा जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हम डिफरेंस बता सकते हैं कि ऑफबाउ प्रिंसिपल हमें सिर्फ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है कि लोअर से हायर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, और N+L रूल से हम ऑर्बिटल्स की, अलग अलग ऑर्बिटल्स की एनर्जीज को कंपेयर भी कर सकते हैं और हम एक रिलेशनशिप भी बना सकते हैं कि एनर्जी of orbital is directly proportional to N+L value, means as the value of N+L increases the energy will also increase, right? और ऑफबाउ प्रिंसिपल को अगर हम N+L रूल के टर्म में बोलें तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा कि द सबशेल विद लोएस्ट N+L वैल्यू इज फिल्ड अप फर्स्ट, ठीक है, कि जिसकी N+L वैल्यू कम होगी वो पहले भरेगी, यानी लोअर एनर्जी की ऑर्बिटल पहले भरेगी। अब एक केसेस में ये भी हो सकता है कि पॉसिबिलिटी हो कि दो या उससे ज़्यादा सबशेल्स की सेम N+L वैल्यू आ रही हो, तो फिर हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे? तो फिर हम ये देखेंगे कि वो जो हमें ऑर्बिटल्स के नोटेशंस दे रखे हैं उसमें n की वैल्यू क्या है। तो द सबशेल विद लोएस्ट वैल्यू ऑफ n इज फिल्ड अप फर्स्ट। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि अगर हमसे कहा जाए से
अब 3D और 4p का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 3D और 4p, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसमें से किसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। n+l रूल से हम कंपेयर करके बता देंगे किसकी एनर्जी ज़्यादा है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन किस में पहले जाएंगे, 3D में जाएंगे या 4p में जाएंगे। तो हम पहले n+l का सम निकालते हैं। दिस विल बी 3 प्लस d के लिए जो वैल्यू होगी वो होगी 2 इज इक्वल टू 5, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 प्लस p के लिए वैल्यू कितनी है 1, तो n+l का सम आया 5। अभी दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं 5 और 5, तो इलेक्ट्रॉन किस में पहले जाएंगे। या फिर हम ये कहें कि किसकी एनर्जी कम होगी, तो द वन हैविंग लोएस्ट वैल्यू ऑफ n विल फिल्ड अप फर्स्ट, यानी हम n की वैल्यू को फिर कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो n की वैल्यू ये 3 4 से छोटा है, यानी इलेक्ट्रॉन जहाँ पहले फिल करने की बात करेंगे तो 3D में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होंगे और उसके बाद वो 4p में जाएंगे। या फिर ये कहें आउट ऑफ दीज टू 3D विल बी हैविंग लोअर एनर्जी दैन 4p, राइट। क्विकली कम टू थर्ड रूल विच इज़ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में कभी भी 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। 2 से कम तो हो सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 से कम कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। एम्प्टी हो सकती है ऑर्बिटल, लेकिन कभी भी 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिसाइड नहीं करेंगे। और जब भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर होते हैं तो वो अपोजिट स्पिन के साथ आएंगे। ऑर्बिटल्स को हमेशा हम बॉक्सेस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक ऑर्बिटल बनी हुई है, राइट। इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और ऑपोजिट स्पिन, ये ठीक है। दिस इज द करेक्ट वे। अगर ऑर्बिटल इस तरह से बना के और दोनों को अगर पैरेलल स्पिन रखी है या फिर दोनों की ऑपोजिट स्पिन रखी है तो दिस नोटेशंस या दीज नोटेशंस आर रॉन्ग, राइट। तो एक ऑर्बिटल में और कभी भी 3 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर एक लास्ट रूल है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए बात करता है, वो है हुन्स रूल या हंस रूल, राइट। क्या कहता है रूल कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल्स इन सच अ वे एज टू गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दैट इज वाई दिस रूल इज ऑल्सो कॉल्ड हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मतलब हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लेकर आने हैं, जो आप आगे जाके और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही उस पर्टिकुलर एटम की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। जिसके पीछे एक रीज़न होता है कि एनर्जी एक्सचेंज बढ़ता जाता है और जितना एनर्जी एक्सचेंज होगा उतनी एनर्जी कम होगी और जितनी एनर्जी कम होती चली जाती है उतना स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। एक्सचेंज में एनर्जी निकलेगी और एनर्जी निकलने से एनर्जी डिक्रीज करेगी और एनर्जी डिक्रीज करने से स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो हुन्स रूल कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए उस पर्टिकुलर एटम के अंदर। तो जब इलेक्ट्रॉन की हम फिलिंग करेंगे तो हमें इस कंडीशन को या हंस रूल को भी ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमें ऐसे करनी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए। से फॉर एग्जाम्पल अगर 3D4 कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है तो D को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं या ड्रॉ करते हैं उसका ऑर्बिटल डायग्राम, तो D की कैपेसिटी है 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए D में जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो 5 ऑर्बिटल्स ड्रॉ करते हैं। 5 ऑर्बिटल्स बनाई हैं या इस तरह के 5 बॉक्सेस बनाए हैं, 5 बॉक्सेस, राइट। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या दे रखा है 3D4, इट मीन्स D जो सबशेल है इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हम अलग अलग ऑर्बिटल्स में किस तरह से करेंगे, तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं पहले हंस रूल के हिसाब से चलते हैं और सारी ऑर्बिटल्स में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। ये दिस इज़ द करेक्ट वे, ठीक है। आप ये फुल हेडेड एरो भी बना सकते हैं और हाफ हेडेड एरो भी बना सकते हैं इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब यही अगर 3D6 कॉन्फ़िगरेशन दिया होता और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमें ऑर्बिटल्स में करनी होती, तो हमने ये बना लिए 5 बॉक्सेस और 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। तो देखिए पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ठीक है। दूसरा आपको इसी में नहीं ड्रॉ करना है, पहले आपको सारी ऑर्बिटल्स को सिंगल सिंगल फिल कर लेना है, 1 2 3 4 और 5। जब सारी ऑर्बिटल्स सिंगली ऑक्यूपाई हो जाती हैं तब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू होती है और यही हंस रूल है। तो हमने सारी ऑर्बिटल्स को पहले सिंगली ऑक्यूपाई कर लिया, 5 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर ली है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 6। एक इलेक्ट्रॉन हम और फिल करेंगे और अब एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ फिल करेंगे विथ ऑपोजिट स्पिन, ठीक है।
अब यही अगर 7 होते तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता, सेम ऑर्बिटल में नहीं आएगा, क्योंकि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जितने भी लॉज हैं, हमने वो लॉज का एक क्विक रिकैप कर लिया कि हमारे पास ऑफ-बाउ प्रिंसिपल है, जिसके हिसाब से हमें लोएस्ट या लोअर एनर्जी की सबशेल को पहले इलेक्ट्रॉन से फिल करना है और बाद में हाई एनर्जी की। देन n+l रूल की हेल्प से हम ऑर्बिटल्स की एनर्जीज को कंपेयर कर सकते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से हमें एक ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है, ऑर्बिटल डायग्राम्स आप ड्रॉ करेंगे, आगे खूब सारे ऐसे चैप्टर्स मिलेंगे जहाँ इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक ऑर्बिटल के अंदर आप कभी भी 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। और हंस रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जब भी हम करते हैं और एक सबशेल के अंदर अगर कई सारी ऑर्बिटल्स हैं जैसे p, d, f, तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो पहले सारी ऑर्बिटल्स को हम सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई कराएंगे और उसके बाद हम पेयरिंग करेंगे। अब इसी सारे जो भी रूल्स हैं या लॉज हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए या फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, उसका हम एप्लीकेशन पार्ट देख लेते हैं, यानी हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देख लेते हैं। First question is, how many electrons are present in sulfur atom having n+l value is equal to 3? ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा और उसके बाद देखना होगा कि n+l का अगर हम सम करें तो उसमें जितनी भी नोटेशंस होंगी शेल और सबशेल की, उसमें सम किसका किसका 3 आ रहा है। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, ठीक है। अब किस तरह से हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। जो लोअर एनर्जी की शेल है उसे सबसे पहले भरेंगे, ठीक है। 1s यानी फर्स्ट शेल की s सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 1s2, और उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे। 1s के बाद आती है सेकेंड शेल, ठीक है, और सेकेंड शेल में बोरबरी स्कीम के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और वो 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं s में होते हैं और बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो p में प्रेजेंट होते हैं। तो जो सेकेंड शेल है, ठीक है, कौन सी शेल होती है, एल शेल, उसके अंदर सिर्फ 2 ही सब शेल्स होती हैं, s और p। अभी हमारे पास टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है तो हम आराम से फिल करते चल सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन 10 इलेक्ट्रॉन के लिए, 1s2, 2s2, 2p6, तो 6 + 2 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स की हमने फिलिंग कर दी। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल में जो आपको एक साइमंस एरे पढ़ाया गया था कि कुछ इस तरह से हम लिखते चलते हैं जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी होती है, 1s, 2s, 3s, 4s, उसके बाद सेकेंड से p भी शुरू हो जाती है तो 2p, फिर 3p, 4p, और थर्ड शेल के साथ d भी आ जाती है तो 3d, 4d, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रॉन की हम फिलिंग करते हुए चलते हैं कि लोअर एनर्जी की फर्स्ट शेल होती है वो पहले भरेगी, उसके बाद 2s, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2p में और 2p के बाद 3s, ठीक है, चाहे हम n+l रूल से निकालें और चाहे हम ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को फॉलो करें। तो ये कुछ इस तरह से आता है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, एंड दिस इज कॉल्ड सिमंस एरे, ठीक है। तो जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन वेरियस शेल्स एंड सबशेल्स, इट वाज प्रपोज्ड बाय सिमंस, उन्हीं के नाम पे इसका नाम है सिमंस एरे। तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में गए, फिर 2s में, 2p, उसके बाद जाएंगे थर्ड शेल, और थर्ड शेल में कहाँ, s सबशेल में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3s2। टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई। अभी भी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, तो वो 3s के बाद कहाँ जाएंगे, 3p में, तो जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 3p4। ये आ गया सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब n+l वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम वो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, सम करके देखेंगे। इसमें से अगर हम सबका सम करते चलें, 1+s, 2+s, 2+p की जब हम बात करेंगे तो 2, और p के लिए अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर की जब हम बात करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 1, तो ये आ रहा है 3, 3s, 3 + s इज इक्वल टू 0 है, ये भी 3, और 3p4, तो 3 + 2, सॉरी 1 इज इक्वल टू 4, राइट। तो 2p6 और 3s2 में n+l का सम कितना आया, 3 आया, ठीक है। और उन्होंने क्या पूछा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन सल्फर एटम हैव n+l इज इक्वल टू 3, तो आंसर क्या होना चाहिए, 6 + 2 इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे सल्फर में जिनकी n+l वैल्यू कितनी आ रही होगी, 3 आ रही होगी।
Move on to second question, which says if all the subshells having n plus L is equal to 5 are completely filled, तो how many total number of electrons may be present? ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि किन किन शेल्स और सब शेल्स का टोटल जो है वो 5 होगा। अब किन का हो सकता है, अगर आप देखें तो 5s का अगर टोटल हम निकालें तो 5 प्लस 0 कितना होगा 5, इसका 5 हो सकता है। 4p का हो सकता है, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 होता है, 4p आ जाएगी। उसके बाद 3d की अगर हम बात करें 3d, तो 3d 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, राइट। उसके बाद और 5 कैसे आ सकता है, अगर हमने 4f लिखा होता, क्योंकि f फोर्थ शेल के साथ ही शुरू होती है, तो वो 4 प्लस f की वैल्यू कितनी होती, 3, 7 एक्सीड कर जाता। तो टोटल जो सबशेल्स की हम बात करेंगे वो है 5s, 4p एंड 3d विच आर हैविंग द वैल्यू ऑफ n प्लस l इज इक्वल टू 5। और अगर ये कंप्लीटली फिल्ड हो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें 6, तो टोटल कितने हो गए 8, और डी की कैपेसिटी है 10 इलेक्ट्रॉन को फिल करने की, तो हमारे पास कितने आ गए 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 18 इलेक्ट्रॉन। आई होप समझ गए होंगे आप कैसे कि 18 इलेक्ट्रॉन्स हमारा आंसर निकल के आ रहा है। अब किस तरह का और क्वेश्चन हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, एक तो थर्ड वैरायटी ली है जिसमें कहा जा रहा है राइट डाउन ऑल द क्वांटम नंबर्स ऑफ 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम। जो क्रोमियम का 19th इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए आपको चारों क्वांटम नंबर्स लिख के बताने हैं। अब हमें किससे पता चलेगा कि क्रोमियम का 19th इलेक्ट्रॉन कहाँ रिसाइड कर रहा है, वो किस शेल की, किस सब शेल की, किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के तो हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक, क्रोमियम का सिंबल है Cr और एटॉमिक नंबर होता है 24, यानी हमें 24 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। स्टार्ट हम वहीं से करेंगे 1s से, तो 1s2, 2s2, 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हमारे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन की हमने फिलिंग कर ली। अच्छा, अब इसको आप एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये 10 इलेक्ट्रॉन को आप नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10, आप नोबल गैस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन राइट विद इन स्क्वायर ब्रैकेट आप एनी यानी नियॉन का सिंबल लिख सकते हैं। उसके बाद अभी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बहुत हैं, 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम मूव ऑन करते हैं 3s2 3p6, राइट। और अगर अब हम देखें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हमने टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर ली। और 18 इलेक्ट्रॉन्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंस्टेड ऑफ नियॉन अगर हम नियॉन ना लिखें तो व्हाट वी कैन राइट, 18 होता है किस इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन, जिसका सिंबल क्या होता है Ar, Ag नहीं होता है, Ag सिल्वर के लिए होता है। तो Ar इज द सिंबल। हम इंस्टेड ऑफ इतने कॉन्फ़िगरेशन के 18 इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वी कैन सिंपली राइट Ar, आर्गन, राइट। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर लिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 24, 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 6। अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे 3p के बाद, तो उसके लिए हमें ये साइमन से ही देखना पड़ेगा या सिमन से देखना पड़ेगा कि 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं। तो यू कैन सी 3p के बाद इलेक्ट्रॉन जाते हैं 4s में, ऑफ बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से हम चल रहे हैं 4s में, और 4s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3d में, ठीक है। तो जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन का, तो वो प्रिंसिपल हमें ये भी कहता है कि जब तक लोअर एनर्जी की ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो जाती इलेक्ट्रॉन आगे मूव ऑन नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, इसलिए मैं सारे 24 इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन लिख के दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4s की कैपेसिटी, s की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन है, 4s2 होगा, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और बाकी फिर जाएंगे 3d में, 3d4, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का कहलाता है एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अप टू 30 एटॉमिक नंबर क्रोमियम और कॉपर के एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आते हैं, एक्सपेक्टेड नहीं आएंगे। एक्सपेक्ट तो ये कर रहे हैं कि जैसे हमने सीखा है उस हिसाब से ये आना चाहिए, लेकिन इसका एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है। और स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है, इंस्टेड ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन जो हमें मिलता है क्रोमियम का, वो मिलता है 4s1 और 3d5। दिस वे क्या हो रहा है, 4s में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड है, और 3d में जब 5 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे और अगर हम हंस रूल को फॉलो करेंगे तो ये हाफ फिल्ड आएगी, ये भी, तो ये भी हाफ फिल्ड, ये भी हाफ फिल्ड होगी, और इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे दिस विल बी मोर स्टेबल, यानी ये वाला कॉन्फ़िगरेशन जो है, जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, दिस विल बी
मोर स्टेबल दैन एक्सपेक्टेड वन। तो क्रोमियम जब भी कॉन्फ़िगरेशन शो करता है तो ये कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, ये नहीं आता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और यही चीज़ हमें कॉपर के केस में भी देखने को मिलेगी। अब हमसे तो कहा गया था कि 19th इलेक्ट्रॉन जो है उसके क्वांटम नंबर्स लिखने हैं, तो अब आपने सारे 24 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर लिया, आपको 19th इलेक्ट्रॉन चेक करना है कि किस शेल की किस सब शेल में वो प्रेजेंट है। तो 2 और ये अगेन 2, 4, 6, 10, 12 और 6, 18, ये 18 इलेक्ट्रॉन के बाद 19th इलेक्ट्रॉन कहाँ गया होगा? 19th इलेक्ट्रॉन गया होगा 4s में। 19th इलेक्ट्रॉन 4s में गया, तो अब हमें 19th इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता चल गई है। हम जल्दी से क्वांटम नंबर्स लिख लेते हैं। 19th इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 4s में है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये है n की वैल्यू, ठीक है। ये जो चीफ या मेन एनर्जी शेल है वो n रिप्रेजेंट करता है 4। L की वैल्यू कितनी आएगी? जब हम L की वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ S दे रखा है, L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर जो है L वो बताता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल, और ये शेप क्या है ऑर्बिटल का? S, और S के लिए हम क्या लिखते हैं? 0। इसके बाद आएगा M। अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी कितनी होगी? 0। और उसके बाद हम लास्ट में लिखते हैं S, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर, और स्पिन क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता है कि वो अप स्पिन है या डाउन स्पिन है। तो एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन अप स्पिन के साथ होगा, और अप स्पिन के लिए हम लिखते हैं +1/2 या +12। ये आ गए हमारे एटॉमिक क्वांटम नंबर्स, किसके लिए? 19th इलेक्ट्रॉन के लिए। अब यही हमसे 20th या 21st इलेक्ट्रॉन कहा होता, तो 20th इलेक्ट्रॉन कहाँ गया था? 3D में। 21st इलेक्ट्रॉन कहाँ गया था? 3D में। ये चीज़ याद रखिएगा, 5 इलेक्ट्रॉन है 3D में। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, हम बॉक्सेस बना लेते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन इज 20th इलेक्ट्रॉन, दिस इज 21st, 22nd, 23rd और 24th। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और सबके अलग अलग क्वांटम नंबर्स होंगे जब हम बात करेंगे। तो अगर हमसे 20th इलेक्ट्रॉन कहा होता तो क्वांटम नंबर्स क्या होते? n = 3 हो जाता फिर, ठीक है ना, क्योंकि वो कहाँ है हमारा इलेक्ट्रॉन? अब 3D में है, तो n की वैल्यू ये हो गई। l की वैल्यू कितनी होगी? d सबशेल है तो l की वैल्यू कितनी होगी वहाँ पे हमारी? 2, ठीक है। m क्या हो जाएगा? जब हम यहाँ पे ऑर्बिटल्स के लिए m लिखते हैं तो ये हमारा हो जाता है फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ l, हम कहते हैं जो m की वैल्यू है वो -2 से +2 से लेके -2 तक हो सकती है इंक्लूडिंग 0, या फिर ये कहें कि +l से लेके -l इंक्लूडिंग 0। तो 20th इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू हो जाएगी +2 और s हो जाएगा +12, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2+ और Cu, ठीक है। एक आयन दे रखा है और एक पे कोई चार्ज नहीं है, एटम दे रखा है। तो Fe2+ का मतलब क्या हुआ? आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, और 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं, तो टोटल 24 इलेक्ट्रॉन की हमें फिलिंग करनी है, ये ध्यान रखिएगा। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, और 29 में अगेन क्रोमियम की तरह कॉपर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। 18 इलेक्ट्रॉन को हम AR लिख के दिखा देते हैं। अब 29 में से 18 को हमने माइनस किया तो 11 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। 11 इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है वो 4s2 3d9 नहीं होगी, ठीक है। एक्सपेक्टेड यही है कि ये आना चाहिए, लेकिन आता है हमारा कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 4s1 और 3d10, या जिसको हम 3d10 और 4s1 भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये कॉपर का है, और यही अगर हमें Fe2+ का 24 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी हो तो 18 इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिए आर्गन, राइट। और अभी हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन किस तरह से हमारे फिल होंगे वो हमें ध्यान रखने के लिए याद रखना है एक चीज़, और वो ये कि जिस तरह से लोअर एनर्जी की सबशेल पहले भरती है, वैसे ही जब आयन का फॉर्मेशन होगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होंगे तो लोअर एनर्जी में से ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर हम सीधे Fe के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखते तो वो आता AR 18 इलेक्ट्रॉन, 26 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कि 26 इलेक्ट्रॉन किस तरह से आएंगे। बाकी के जो 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती वो होती 3d6 और 4s2, राइट। और जब हमें इसी का Fe2+ लिखना है, ठीक है, Fe2+, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा AR और
3d6 और 4s0, जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे वो 4s से डोनेट होंगे, तो 4s जो है वो एम्प्टी हो जाएगी, 4s0 आ जाएगा। और यही Fe3+ बनना होता तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाता, 3d5 कॉन्फ़िगरेशन आ जाता, जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन Fe3+। तो Fe3+ का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा Ar 3d5 और 4s0। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, 2 4s से और एक 3d से। अब इन्होंने पूछा है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो 3d5 की फिलिंग जो हमें करनी है, तो जो हमने लास्ट रूल पढ़ा था, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, उसके हिसाब से हमें 5 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस तरह से करनी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से ऑर्बिटल्स में फिल हो जाएंगे। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, और इसी से एक चीज़ हम और बता सकते हैं, वो है मैग्नेटिक नेचर। हायर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हायर विल बी द मैग्नेटिक नेचर। ठीक है, 2 तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, एक एक डायमैग्नेटिक और एक पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन लिखने में, तो जो सब्सटेंस है वो होता है पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी सारी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पेयर में प्रेजेंट हैं, 2-2 प्रेजेंट हैं, तो वो सब्सटेंस हमारे कहलाते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी तरीके का कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगे। लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो Fe3+ को हम बोलेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक है, लेकिन इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसलिए एक टर्म इसके साथ और आ जाता है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो Fe3+ बेसिकली पैरामैग्नेटिक तो होगा, लेकिन एक टर्म और हमने सीखा कि फेरोमैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक मूवमेंट की जब हम बात करते हैं, उसके कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो उसके लिए हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम तब तक सही नहीं बता पाएंगे जब तक हम ऑर्बिटल्स में सही तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं करेंगे। और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने के लिए हमें हंट्स रूल को ही ध्यान रखना है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगी टेक्स्ट बुक में, सॉल्व करिएगा। एंड इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।